दुनिया में अचानक एक भयानक तबाही का मंजर शुरू हो गया। मुसीबत आसमान से नहीं बल्कि समंदर की गहराई से आई थी, जहां से विशाल आकृति वाले एलियंस निकलने लगे और एक के बाद एक शहरों को मलबे में बदलने लगे। इस खौफनाक तबाही से बचने के लिए इंसान अब विशालकाय रोबोट बनाने लगे। एक तरफ था भयंकर एलियंस का ग्रुप काइजू और दूसरी तरफ थी इंसानों की बनाई फौज। अब सवाल ये था कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको हमारी आज की पैसिफिक रिम मूवी एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना होगा। 2013 में सबका मानना था कि एलियंस सिर्फ आसमान से हमला करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ एलियंस या मॉन्स्टर धरती के गहरे महासागर के नीचे से भी हमला कर सकते हैं। और ठीक वही हुआ। उस वक्त समंदर के तल से विशालकाय मॉन्स्टर निकलने लगे, जिन्हें काइजू नाम दिया गया। जापानी भाषा में काइजू का मतलब होता है विशाल मॉन्स्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काइजू आ कहां से रहे थे। दरअसल प्रशांत महासागर के नीचे एक टेक्टोनिक प्लेट है, जिसने काइजू की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच एक रास्ता या पोर्टल बना दिया था, जिसके जरिए ये सीधे धरती पर आ रहे थे। तभी एक काइजू ने सैन फ्रांसिस्को में कदम रखा और मौत का तांडव शुरू कर दिया। उसे रोकने के लिए सेना को 6 दिनों तक एक कठिन युद्ध लड़ना पड़ा और आखिरकार वे उसे मारने में कामयाब हुए। लेकिन तब तक वो काइजू 3 शहरों को पूरी तरह तबाह कर चुका था और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सबको लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक और नया संकट खड़ा हो गया। कुछ ही महीनों के भीतर फिलीपींस पर एक और काइजू ने हमला कर दिया। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमले होने लगे। अब इंसान समझ चुके थे कि ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो मॉन्स्टर्स के साथ एक खूनी जंग की शुरुआत है। तब दुनिया के सभी देश एक साथ आए और तय किया गया कि इन काइजुओं का मुकाबला करने के लिए विशाल रोबोट बनाए जाएंगे। इस मिशन का नाम रखा गया जेगर। इस मिशन के तहत सभी देशों ने मिलकर ऐसे रोबोट तैयार किए जो आसानी से काइजू को धूल चटा सके। लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आई। ये रोबोट इतने विशाल थे कि एक अकेले पायलट के लिए पूरे सिस्टम को संभालना नामुमकिन था, क्योंकि इसका सीधा असर पायलट के दिमाग और शरीर पर पड़ता था। इसीलिए सिस्टम में बदलाव करके एक के बजाय 2 पायलटों का नियम बनाया गया। इसमें आधा रोबोट एक पायलट और बाकी आधा दूसरा पायलट कंट्रोल करता था। पर यहाँ भी एक शर्त थी, दोनों पायलटों के दिमाग का आपस में जुड़ना जरूरी था, जिसे न्यूरल ड्राइव कहा गया। इस कनेक्शन के दौरान दोनों पायलट एक दूसरे की यादें और भावनाओं को पूरी तरह महसूस कर सकते थे। ये एक ऐसी वैज्ञानिक कल्पना थी जिसने रोबोट चलाना मुमकिन कर दिया। अब जब भी काइजू आते, ये रोबोट उन्हें आसानी से हरा देते। धीरे धीरे लोगों के मन से डर कम होने लगा और काइजुओं के अंगों का व्यापार शुरू हो गया। लोग ब्लैक मार्केट में काइजू के हिस्से बेचने लगे और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर बिजनेस करने लगे। इंसान इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्हें लगा वे काइजुओं को चुटकियों में मसल देंगे। इसी बीच साल 2020 आया और रिसर्च टीम को खबर मिली कि प्रशांत महासागर से एक बहुत बड़ा काइजू धरती की ओर बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए मैदान में आते हैं 2 भाई, यानसन और रैली। रैली यानसन का बड़ा भाई था। ये दोनों मिलकर जिप्सी डेंजर नाम का रोबोट चलाते थे। जैसे ही उन्होंने न्यूरल ड्राइव से कनेक्शन जोड़ा, उन्हें एक दूसरे की पुरानी यादें और जज्बात दिखने लगे। जिप्सी डेंजर इतना विशाल था कि वो समंदर के तल पर आसानी से चल सकता था। जब वो काइजू के करीब पहुंचा तो उन्हें बीच समंदर में एक छोटी नाव दिखी। दोनों भाइयों ने चाहा कि पहले नाव को सुरक्षित जगह पहुंचा दें, लेकिन हेड मार्शल ने ऑर्डर दिया कि एक नाव के लिए पूरे शहर को खतरे में मत डालो और पहले काइजू को खत्म करो। पर उन भाइयों ने मार्शल की बात नहीं मानी और नाव बचाने चले गए। तभी मौका पाकर उस काइजू ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। ये काइजू बेहद ताकतवर था, जिसकी कैटेगरी लेवल 3 थी। बता दें कि काइजुओं को उनकी शक्ति के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे तूफान को मापा जाता है। जिप्सी रोबोट और काइजू के बीच एक रूह कांप देने वाली लड़ाई शुरू हुई। दोनों ने डटकर मुकाबला किया, पर ये जंग इतनी आसान नहीं थी। मार्शल ने चेतावनी दी कि काइजू अब भी जिंदा है और उनकी तरफ बढ़ रहा है। पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काइजू ने अपने जबड़े से जिप्सी रोबोट का बायां हाथ चबाकर अलग कर दिया, जिससे रोबोट और दोनों पायलटों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ समझ पाने से पहले ही उस खूंखार काइजू ने दोबारा हमला कर दिया और सीधे जिप्सी रोबोट पर टूट पड़ा। ये हमला इतना जोरदार था कि रैली ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। भाई की मौत के बाद भी वो भयंकर काइजू शांत नहीं हुआ और लगातार रोबोट पर वार करता रहा। रैली के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था। उसने अकेले ही अपनी पूरी दिमागी और शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और रोबोट की पूरी ताकत झोंककर उस काइजू पर ऐसा पलटवार किया कि वो अंत में मारा गया। लेकिन इस लड़ाई के बाद जिप्सी डेंजर की हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। उसमें अब लड़ने या चलने की कोई ऊर्जा शेष नहीं बची थी, जिस कारण वो अलास्का के ठंडे समंदर के किनारे जाकर गिर पड़ा। रैली उस वक्त बुरी तरह जख्मी हो चुका था और रोबोट के भीतर से नीचे गिरने की कगार पर था। तभी वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और उसे बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इसके 5 साल बीत जाने के बाद दुनिया के जेगर प्रोग्राम के लीडर मार्शल ने सभी देशों के लीडर्स के साथ एक मीटिंग की। वहाँ एक फंडिंग मेंबर ने मार्शल को 2 टूक जवाब दे दिया कि वे अब
इस प्रोजेक्ट को आगे कोई पैसा नहीं देंगे। उनका तर्क ये था कि काइजू अब इंसानों की हर चाल और हर गतिविधि को समझ चुके हैं, जिस कारण जेगर अब उन्हें रोक नहीं पा रहे। काइजू अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो गए थे और हर हमले के साथ खुद को और ताकतवर बना रहे थे। लीडर्स ने ये फैसला सुना दिया कि अब जेगर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और जो रोबोट्स बच गए हैं उन्हें आखिरी बार के लिए हांगकांग स्टेशन भेज दिया जाएगा। इन नेताओं का मानना था कि समंदर के किनारों पर कोस्टल वॉल यानी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने से काइजुओं को शहरों में आने से रोका जा सकता है। मार्शल जानते थे कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि काइजुओं के लिए ये दीवारें सिर्फ मिट्टी के ढेर के समान थीं। इसलिए मार्शल ने हार नहीं मानी और गुप्तचुप तरीके से अपनी एक नई और प्राइवेट टीम बनाने का फैसला किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए। इसी सिलसिले में मार्शल अलास्का पहुंचे, जहां रैली अब जेगर पायलट का काम छोड़कर उन्हीं दीवारों को बनाने के काम में लगा हुआ था। रैली अपने भाई की मौत के उस भयानक सदमे को आज भी नहीं भुला पाया था, क्योंकि न्यूरल ड्राइव के कारण उनका दिमाग जुड़ा हुआ था और उसने अपने भाई के शरीर पर होने वाले हर जख्म और उसकी आखिरी सांस की तड़प को खुद महसूस किया था। मार्शल ने जब रैली को वापस टीम में आने का ऑफर दिया तो पहले तो रैली ने इनकार कर दिया, लेकिन मार्शल ने उसे समझाया कि दुनिया को बचाने का ये आखिरी मौका है। जिसके बाद रैली मान गया और उनके साथ हांगकांग के उस सीक्रेट स्टेशन पर पहुंच गया। वहां मार्शल ने रैली की मुलाकात अपनी टीम के दो ब्रिलियंट वैज्ञानिकों से करवाई। एक था न्यूटन और दूसरा उसका साथी हरमन गोटलिब। इन दोनों का मुख्य काम था काइजुओं के अलग अलग अंगों पर रिसर्च करना और उनके व्यापार से जुड़ी जानकारियां जुटाना। वहां पहुंचकर रैली को पता चला कि कभी दुनिया की रक्षा करने वाले ढेरों रोबोट्स में से अब सिर्फ 4 पुराने रोबोट ही बचे हैं। मार्शल ने रैली को अपने असली मिशन के बारे में बताया कि काइजू जिस रास्ते से धरती पर आते हैं वे उस रास्ते को ही बम से उड़ाकर हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात मांको से होती है, जो उस प्रोग्राम की डायरेक्टर थी। मांको ने अपने पालक पिता मार्शल से जिद की कि वो रैली की को पायलट बनना चाहती है, लेकिन मार्शल इस बात पर राजी नहीं हुए। असल में मांको के माता पिता को बचपन में काइजुओं ने ही मार दिया था और मार्शल को डर था कि मांको के मन में प्रतिशोध की आग इतनी ज्यादा है कि वो मिशन के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगी और खुद को खतरे में डाल लेगी। इसके बाद रैली के लिए एक सही को पायलट चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां हर फाइटर को रैली के साथ मुकाबला करना था। रैली ने सबको हरा दिया, लेकिन जब मांको मैदान में आई तो उसने रैली को कड़ी टक्कर दी। मांको का टैलेंट देखकर मार्शल आखिरकार उसे को पायलट बनाने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मांको और मार्शल को टेस्टिंग के लिए रोबोट के भीतर बैठाया गया और जैसे ही उनके दिमाग को कनेक्ट किया गया सब गड़बड़ हो गया। रैली फिर से अपने भाई के साथ हुए हादसे की यादों में चला गया और दूसरी तरफ मांको अपने बचपन के उस खौफनाक मंजर में पहुंच गई, जहां एक काइजू ने उसके सामने उसके परिवार को खत्म किया था। मांको इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि वो हकीकत भूल गई और उसे लगा कि वो सच में उसी काइजू के सामने खड़ी है। इस घबराहट में उसने रोबोट का एक डेडली वेपन यानी घातक हथियार एक्टिवेट कर दिया। स्टेशन पर मौजूद हर शख्स की जान हलक में आ गई, क्योंकि अगर वो हथियार चल जाता तो वहां मौजूद हर इंसान पल भर में मारा जाता। लेकिन गनीमत रही कि कंट्रोल रूम ने ऐन वक्त पर सारे कनेक्शन काट दिए और एक बड़ी तबाही टल गई। इसी टीम का वैज्ञानिक न्यूटन काइजुओं को लेकर इतना जुनूनी था कि वो उनका सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था और उनके बारे में हर बारीक जानकारी जुटाने के लिए पागल था। न्यूटन ये जानना चाहता था कि काइजुओं के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जब उसे पता चला कि सीधे तौर पर उनके दिमाग से जुड़ना मना है तो उसने उन पाबंदियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दिमाग को एक काइजू के दिमाग के साथ ड्रिफ्ट यानी कनेक्ट कर लिया। वो ये जानना चाहता था कि ये काइजू कहाँ से आ रहे हैं और इनका असली मकसद क्या है। जैसे ही न्यूटन उस काइजू के दिमाग के साथ जुड़ा, उसे वो ग्रह दिखाई दिया जहाँ ये काइजू रहते थे। उसने देखा कि वहाँ सिर्फ काइजू ही नहीं बल्कि कुछ एलियंस भी मौजूद हैं जिन्होंने इन काइजुओं को बनाया है। न्यूटन को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि अब तक धरती पर जितने भी काइजू आए थे वे सब एक दूसरे के क्लोन थे। इसका सीधा मतलब ये था कि काइजुओं की कोई कमी नहीं है और वे तब तक एक के बाद एक आते रहेंगे जब तक धरती पूरी तरह तबाह न हो जाए। इसके बाद जब मार्शल न्यूटन से मिलने आए तो न्यूटन ने उन्हें बताया कि अब तक जो काइजू आए थे वे तो बस एक नमूना थे, असल में वे हमारी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना चुके हैं। न्यूटन ने एक और राज खोला कि ये काइजू डायनासोर के जमाने में भी धरती पर आए थे, लेकिन तब धरती का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर उनके रहने लायक नहीं था। मगर आज के समय में धरती का जो मौसम और प्रदूषण है वो इनके लिए एकदम परफेक्ट है और अब वे इस पूरे ग्रह को कब्जा करना चाहते हैं। उनका मुख्य काम दूसरे ग्रहों को अपना गुलाम बनाना और उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना है। ये सब सुनकर मार्शल ने न्यूटन को आदेश दिया कि वो एक बार फिर काइजू के दिमाग से कनेक्ट हो ताकि और भी गुप्त जानकारी मिल सके। लेकिन न्यूटन ने कहा कि अकेले दोबारा ऐसा करना उसके दिमाग के लिए बहुत खतरनाक होगा, उसे एक और पार्टनर और एक ताजा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। मार्शल की इजाजत मिलने के बाद न्यूटन हनीबल नाम के एक शख्स के पास गया जो ब्लैक मार्केट में काइजू के अंगों का धंधा करता था। इसी बीच अचानक खबर आई कि पहली बार एक साथ 2 कैटेगरी 4 के काइजू धरती की ओर बढ़ रहे हैं। मार्शल ने बिना वक्त गवाए 3 जेगर्स को समंदर में तैनात कर दिया और रैली व मांको को बैकअप के तौर पर स्टैंड बाय रहने का हुक्म दिया। समंदर के बीचों बीच
एक महायुद्ध शुरू हो गया। ये नए काइजू पहले वाले काइजुओं से कहीं ज्यादा ताकतवर और खूंखार थे। पलक झपकते ही उन्होंने एक जेगर रोबोट के परखच्चे उड़ा दिए। तभी दूसरे काइजू ने अपने शरीर से एक खतरनाक तेजाब उगलना शुरू कर दिया, जिससे रोबोट का लोहा पिघलने लगा। ये खौफनाक मंजर देखकर आपका खून जम जाएगा। जब तीसरे रोबोट ने मुकाबला करना चाहा तो काइजू ने अपने शरीर से एक जोरदार इलेक्ट्रिक वेव छोड़ी, जिससे पूरे शहर की बिजली गुल हो गई और सभी डिजिटल रोबोट्स ने काम करना बंद कर दिया। मार्शल और कंट्रोल रूम पूरी तरह बेबस हो चुके थे। तब रैली ने मार्शल को समझाया कि पुराने जेगर्स डिजिटल थे, लेकिन उनका जिप्सी डेंजर एनालॉग है, जिस पर इस इलेक्ट्रिक वेव का कोई असर नहीं होगा। मार्शल ने रैली व मांको को तुरंत मैदान में उतरने का आदेश दिया। जैसे ही जिप्सी डेंजर आया, असली खेल शुरू हो गया। उधर हनीबल ने न्यूटन को एक डरावनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि जब न्यूटन काइजू के दिमाग से जुड़ा था, तब काइजुओं ने भी न्यूटन के जरिए इंसानों के सारे सीक्रेट्स जान लिए थे। अब काइजुओं को पता था कि इंसान उन्हें रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। लड़ाई के दौरान जिप्सी डेंजर ने एक काइजू को ढेर कर दिया, लेकिन तभी दूसरा काइजू उड़ने लगा और रोबोट को पकड़कर अंतरिक्ष की ओर ले गया। इससे पहले कि वो रोबोट को ऊपर से नीचे पटकता, रैली व मांको ने रोबोट की छिपी हुई तलवार निकाली और काइजू के पंख काट दिए। दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। काइजू तो मारा गया, पर रैली ने रोबोट के थ्रस्टर्स का सही इस्तेमाल कर सुरक्षित लैंडिंग की। पूरा शहर खुशी से झूम उठा और रैली व मांको सबके लिए सुपर हीरो बन गए। अंत में न्यूटन हनीबल के साथ उस मरे हुए काइजू के पास पहुंचा ताकि उसका ताजा दिमाग हासिल कर सके, लेकिन काइजू के मरते ही उसका दिमाग खराब होने लगा था। तभी वहाँ एक और भयानक घटना हुई। वो मरा हुआ काइजू असल में गर्भवती थी। उसके पेट को चीरकर एक बच्चा काइजू बाहर निकला और उसने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से वो बच्चा काइजू अपनी ही नाल में फंस गया और दम घुटने के कारण वहीं ढेर हो गया। हनीबल मरा नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में उस मरे हुए काइजू को अचानक होश आ गया और उसने हनीबल को जिंदा निगल लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। इधर रेली और माको अपनी आखिरी जंग की तैयारी कर रहे थे। रेली जानता था कि उनके पास अब सिर्फ 2 ही रोबोट बचे हैं और मार्शल ने खुद को पायलट बनकर मैदान में उतरने का फैसला किया था। मार्शल का प्लान एकदम साफ था। वे समंदर की उस अंधी गहराई में जाकर परमाणु बम का धमाका करेंगे ताकि वो पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाए। मार्शल ने मिशन शुरू किया और रेली और माको के साथ समंदर की गहराइयों में गोता लगा दिया। वहां पहुंचकर उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चला। मार्शल को समझ आया कि वो गेट सिर्फ बम फोड़ने से बंद नहीं होगा, क्योंकि वो पोर्टल काइजुओं के डीएनए स्कैनर की तरह काम करता है। यानी उस गेट के पार जाने के लिए उन्हें अपने साथ एक काइजू की बॉडी को ले जाना होगा। वहाँ 2 काइजू पहले से ही पोर्टल का पहरा दे रहे थे। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, पोर्टल से दुनिया का सबसे खतरनाक और विशाल कैटेगरी 5 काइजू बाहर निकला। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली काइजू था। उसने जिप्सी रोबोट पर इतना भयानक हमला किया कि रोबोट का एक हाथ कटकर अलग हो गया, पर रेली और माको ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी छिपी हुई तलवार से उस विशाल काइजू को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ मार्शल के रोबोट पर दूसरे काइजुओं ने हमला कर दिया था। मार्शल ने रेली से कहा कि तुम अपने मिशन पर ध्यान दो और पोर्टल की ओर बढ़ो, इन दोनों को मैं देख लूंगा। जैसे ही काइजू मार्शल के एकदम करीब आए, उन्होंने अपने रोबोट के भीतर मौजूद एटॉमिक बम को ब्लास्ट कर दिया। उस भीषण धमाके में काइजू तो मारे गए, पर मार्शल ने भी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब रेली और माको उस मरे हुए कैटेगरी 5 काइजू की लाश को घसीटते हुए पोर्टल की ओर ले जाने लगे, लेकिन वो काइजू अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। वो बुरी तरह घायल होने के बावजूद दोबारा उन पर टूट पड़ा। रेली और माको ने अपने जख्मी शरीर के साथ उस पर हमला किया और लड़ते लड़ते वे काइजुओं की दुनिया के दरवाजे के भीतर घुस गए। वहाँ माको का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरने लगा तो रेली ने उसे एक सेफ्टी कैप्सूल में डालकर समंदर की सतह की ओर ऊपर भेज दिया। रेली ने अकेले ही काइजुओं की दुनिया के बीच जाकर रोबोट का एटॉमिक बम एक्टिवेट कर दिया और खुद भी एक सेफ्टी कैप्सूल में बैठकर बाहर निकल आया। कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और काइजुओं की पूरी दुनिया पल भर में तहस नहस हो गई। इसी के साथ इंसानों की दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। फिल्म के आखिरी सीन में माको तो सुरक्षित किनारे पहुंच गई थी, पर रेली का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन आखिरकार रेली का कैप्सूल भी पानी के ऊपर आ गया और माको व रेली फिर से एक दूसरे से मिल पाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।